हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार यानी कि 7 अप्रैल 2025 को जो पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई है, जिसमें आज अपना दोस्तों 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, इससे पहले अपन ने 4 मॉडल पेपर है वो पढ़ लिए हैं। आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दे और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सिलेबस है जो संशोधित सिलेबस है अभी वर्तमान का। इसमें कुल 120 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान जीके के दोस्तों इसमें देखिए 20 प्रश्न तो राजस्थान भूगोल के और 20 प्रश्न राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के, 40 है, 5 प्रश्न है राजस्थान पॉलिटी के और 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के। टोटल 50 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको इस पेपर के अंदर यह भी पता लगेगा कि कौन से पार्ट में कितने प्रश्न पूछे गए। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें मॉडल पेपर नंबर 5। सबसे पहले अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न, ठीक है। राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न। सबसे पहले देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ इस पर स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जयपुर में है दोस्तों। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कौन से प्राधिकरण शामिल नहीं है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कौन से प्राधिकरण शामिल नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, लेकिन केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ये नहीं है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बताइए, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए, कोठारी नदी है ये बनास की सहायक नदी है, तो ये गलत हो जाएगा। लूनी यहाँ पर गलत दे रखा है। सुखड़ी है ये लूनी नदी की सहायक नदी है, यहाँ पर बनास दे रखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाणगंगा है ये चंबल नदी की सहायक नदी, गलत हो जाएगा। चंबल की तो सहायक नदियां दोस्तों बनास, पार्वती, कालीसिंध, बामनी, कुराल, मेज ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही सही है, जाखम माही, यानी कि माही की सहायक नदी है वो जाखम है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता है वो दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में दोस्तों लगभग साल की 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताइए, बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये दोस्तों भरतपुर में है। कहाँ पर है, भरतपुर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भरतपुर। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है वो क्या है, तो दोस्तों एक तो है गोबर की खाद का प्रयोग करना और एक है दोस्तों खेती में जिप्सम का प्रयोग करना। दोस्तों, खेती में जिप्सम का उपयोग है वो खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा है। अरावली श्रेणियों की जो दिशा है वो है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये राजस्थान की क्या है, अरावली की श्रेणियों की दिशा है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। बताइए, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अक्षांशीय विस्तार और ये देशांतरीय विस्तार,
तो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69.5 से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको दोस्तों याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम क्या है? दोस्तों देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो जयपुर में है, लेकिन जयपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसलिए दोस्तों भरतपुर, दौसा, कोटा और उदयपुर। भरतपुर का दोस्तों जो जनसंख्या घनत्व है वो 503 है और जयपुर का कितना है 576। ठीक है, दौसा का है दोस्तों 476, कोटा का है 374 और उदयपुर का है दोस्तों 262 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब यानी कि छिड़काव, जिसको आप बोल सकते हैं स्प्रिंकलर यानी कि फुहारा सिंचाई पद्धति बोल सकते हैं, यानी कि कौन सी सिंचाई परियोजना में फुहारा सिंचाई को अनिवार्य बना दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नर्मदा नहर परियोजना में। दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना है, ये परियोजना राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना के तहत दोस्तों यानी कि नर्मदा नहर परियोजना के तहत राजस्थान में जालोर, बालोतरा और बाड़मेर इनको दोस्तों पानी मिलता है और यहाँ पर वही फुहारा सिंचाई प्रणाली है वो अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मार्च 2023 तक ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में मार्च 2023 तक ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण सड़कों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो 1,91,547.59 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही, 1,91,547.59 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, अकाल के संबंध में राजस्थानी कहावत है। अकाल के संबंध में एक कहावत है राजस्थानी, तीजो कुरियो आठवो काल। में कुरियो का अर्थ क्या है? तीजो कुरियो आठवो काल यानी कि प्रत्येक 3 साल में अर्धकाल पड़ता है और प्रत्येक 8 साल में दोस्तों एक पूर्ण अकाल पड़ता है। यानी कि दोस्तों यानी कि 8वें साल तो भयंकर अकाल पड़ता है और प्रत्येक तीसरे वर्ष है वो अर्धकाल पड़ता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरियो का मतलब होता है अर्धकाल। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है। बताइए लिंग अनुपात कितना है राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार? लिंग अनुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को दोस्तों लिंग अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 928 है दोस्तों राजस्थान का लिंग अनुपात। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? सभी को पता होगा दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में विकास हेतु इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को दोस्तों कौन से भागों में बांटा है? 4 भागों में। ठीक है, BSHW, BWHW, AW और CWG। ठीक है, तो डूंगरपुर कौन से वर्गीकरण में आता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डूंगरपुर है वो इसमें AW जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति के संदर्भ में सत्य युग्म कौन सा है वो बताना है। वनों की स्थिति में सत्य युग्म देखिए, एक ही सही दे रखा है, बाकी 3 गलत दे रखे हैं।
यहाँ पे अति सघन वन है वो 67.67 किलोमीटर दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। 78.15 अगर होता तो ये सही होता। 78.15 वर्ग किलोमीटर में है अति सघन वन। मध्यम सघन वन है ये 4368.65 वर्ग किलोमीटर में है, बिल्कुल सही है। खुले वन दोस्तों 10,216.8 वर्ग किलोमीटर में, ये भी गलत दे रखा है दोस्तों। ये 12,208.16 वर्ग किलोमीटर में, 10,000 इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। और कुल झाड़ी क्षेत्र 3,716.51 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। कुल झाड़ी क्षेत्र है ये 4808.51 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक ही इसमें क्या है, सही है। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अधिकता से मिट्टी है वो क्षारीय हो जाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सीतामाता अभ्यारण्य से बहती है। सीतामाता अभ्यारण्य से बहने वाली नदी का नाम है, तो वो है दोस्तों जाखम नदी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग क्या कहलाता है। बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। मालपुरा करौली का मैदान, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बात करूं तो वो है दोस्तों 1070 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान की। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी। दारा मतलब दारा सिको, ठीक है। औरंगजेब और दारा सिको के बीच में दोस्तों उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था और उस युद्ध में औरंगजेब जीत गया था। तो औरंगजेब की अधीनता है वो कौन से राजपूत शासक ने की थी, तो अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो उनका नाम था दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे आप महाराणा राज सिंह मत कर देना, ठीक है। राज सिंह कर दोगे तो गलत हो जाएगा। राज सिंह ने दोस्तों शुरुआत में दारा सिकोह का साथ दिया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे नरपति नालय ने बिसलदेव रासो की रचना की थी, ठीक है। यानी कि बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है, नरपति नालय। और दोस्तों बिसलदेव है वो किसको कहा गया है, वो विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है, और उनकी रानी है राजमती। इन दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन है दोस्तों, यानी कि बिसलदेव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ और उनकी पत्नी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की। इंडिया हाउस की स्थापना दोस्तों किसने और कहाँ की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंडिया हाउस की जो स्थापना है वो दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड में की थी दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में। आमेर का किला कहाँ है, तो दोस्तों ये जयपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, सुगाली माता किसकी कुलदेवी है। दोस्तों सुगाली माता है ये किसकी कुलदेवी है, ये कुलदेवी है दोस्तों आवा के ठाकुरों की, आवा के ठाकुरों की, यानी कि आवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी है सुगाली माता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़ी की परत से ढका आधे नारियल का खोल भी जुड़ा होता है, बताइए। दोस्तों किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका
आधे नारियल का आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रावण हत्था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रावण हत्था। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? शीश फूल आभूषण है, ये कहाँ पर पहना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये महिला के सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? कछाबू एक होता है खोयलू। खोयलू होती है दोस्तों ये पुरुषों की कमर के नीचे की लंगोटी होती है, जिसको आप धोती बोल सकते हैं, ठीक है, तंग धोती। और कछाबू है ये घुटनों तक का घाघरा होता है महिलाओं का, यानी कि भील स्त्रियों का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं, महिलाएं पहनती है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काली चूड़िया। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा काली चूड़िया। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है मानगढ़ धाम कौन से जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम कहाँ है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही बांसवाड़ा में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? जाट वंश का शासन है वो कहाँ कहाँ था दोस्तों 18वीं शताब्दी के मध्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर और भरतपुर में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? दोस्तों एक समाचार पत्र निकलता था कानपुर से जिसका नाम था प्रताप, और प्रताप समाचार पत्र है के माध्यम से ही दोस्तों ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये पूरे देश में चर्चित का यानी कि चर्चा का विषय बन गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रताप समाचार पत्र। गणेश शंकर विद्यार्थी का दोस्तों ये समाचार पत्र था। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सावंत सिंह की जो मृत्यु है ये दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो ये वृंदावन में हुई थी दोस्तों। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही वृंदावन में। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का मेला है ये दोस्तों तेजाजी की स्मृति में यह आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 35 नंबर का प्रश्न है, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। चूहों की देवी किसको कहते हैं? करणी माता को, यानी कि काबा वाली कर्नला और कर्नल किनियानी और करनी जी महाराज। तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करणी माता को चूहों वाली देवी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए जंतर, बपंग और दुकाका। जंतर, बपंग और दुकाका ये तीनों दोस्तों क्या है? तत्ववाद्य यंत्र है। लेकिन यहाँ पे आपको नागफनी दिखाई दे रहा है, ये नागफनी है, ये दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है, यानी कि फूंक कर बजाया जाता है, ये हवा फूंक मारकर। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पगड़ी। पगड़ी है ये प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भील जनजाति में मुखिया कहलाता है। भील जनजाति में मुखिया कहलाता है, तो मुखिया क्या कहलाता है? तो दोस्तों भील जनजाति में मुखिया है वो गमेती कहलाता है, गमेती। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही गमेती। नेक्स्ट आगे देखिए आजादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? आजादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? लावा था, कुशलगढ़ था, निमराना था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा थे दोस्तों तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तख्त सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों अपन अब राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको ये भी पता लगेगा कि कौन कौन से पार्ट में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन है ये दोस्तों 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जयपुर में है। तो यहाँ पे 18 अप्रैल 2006 बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेदों में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक है, क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान सूचना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान सूचना आयोग के संबंध में अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। एक ही कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, राज्य सूचना आयोग को गठित करने का प्रावधान सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में किया गया। तो दोस्तों ये अपना कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें राजस्थान राज्य सूचना आयोग को गठित करने की अधिसूचना 13 अप्रैल 2006 को जारी की गई। तो दोस्तों 13 अप्रैल 2006 को ये जारी की गई। ये कथन दोस्तों इसमें क्या है? ये भी देखिए 13 अधिसूचना की बात करूं तो दोस्तों अधिसूचना है ये 13 अप्रैल 2006 को की गई और 18 अप्रैल को दोस्तों इसका गठन हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग को गठित करने की अधिसूचना है वो दोस्तों 13 अप्रैल 2006 को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए राज्य सूचना आयोग को गठित करने का प्रावधान सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में किया गया। तो दोस्तों देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग और वह राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान है और इसी अधिनियम की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, ठीक है। यानी कि राज्य सूचना आयोग को गठित करने का प्रावधान सूचना आयोग अधिकार अधिनियम 2005 में किया गया। ये कथन भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। ए नंबर का भी सही है, बी नंबर का भी सही है। तीसरा देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। तो ये भी सही है। तीनों ही सही कथन है दोस्तों। इसमें यहाँ पे क्या पूछा गया था? बताना था कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें तीनों के तीनों कथन है वो सत्य है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है और कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधायिका के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। राज्य विधायिका के सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए इसमें सही नहीं है बताना है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, विधानसभा के लिए निर्वाचित व्यक्ति शपथ ग्रहण करने से पहले सभा की बैठकों में भाग ले सकता है। गलत हो जाएगा। शपथ ग्रहण करने से पहले सभा में भाग नहीं ले सकता, ठीक है। और दोस्तों देखिए सदस्यों की निरर्हता का उल्लेख है अनुच्छेद 191 में किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि ये कथन है वो सही नहीं है। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 4 नंबर का भाग है भारतीय संविधान। 5 प्रश्न है। राजस्थान की पॉलिटी के 5 प्रश्न और इंडिया की पॉलिटी के 5 प्रश्न, अलग अलग बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं? बताइए। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त का पद किस गवर्नर जनरल द्वारा गठित किया गया? सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त का पद है वो किस गवर्नर जनरल द्वारा गठित किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विलियम बेंटिक द्वारा सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में दोस्तों
ये संभागीय आयुक्त का पद है वो विलियम बेंटिंग के द्वारा गठित किया गया है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर मित्रों। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का नहीं है? बताइए कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों मुख्यमंत्री का कार्य इसमें देखिए मंत्रियों के विभागों का वितरण करना, मंत्रियों के विभागों का वितरण करना, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए इसमें मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण करना, वेतन भत्तों का निर्धारण नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। बाकी विभागों का वितरण कर सकता है। किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसे भी भर सकता है और नहीं भी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। मंत्री की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सलाह देना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कथन कौन कौन से सही है? ए सी डी, गलत कौन सा है? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर विचार हेतु कितने वाचन हुए थे? बताइए संविधान सभा में प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु वाचन हुए थे, तो कितने वाचन हुए थे? तो दोस्तों 3 वाचन हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, ठीक है, और दूसरा वाचन हुआ था दोस्तों 15 नवंबर से, ठीक है, 15 नवंबर से 17 नवंबर, और तीसरा वाचन चला था दोस्तों 14 नवंबर से और 26 नवंबर तक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये 1949 की बात हो रही है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना एवं सत्यापित कर रिपोर्ट करने का दायित्व है। खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना एवं सत्यापित कर रिपोर्ट करने का दायित्व है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पटवारी का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पटवारी का। अब दोस्तों अपन सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और मॉडल पेपर को लाइक नहीं किया तो दोस्तों मॉडल पेपर को लाइक जरूर करें। 5वां नंबर का भाग आता है सामान्य विज्ञान 5 प्रश्न। सामान्य विज्ञान के अपन 5 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है। बताइए दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है, तो बताइए कौन सा कथन है वो इसमें सही है। कुट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। और यहाँ पे देखिए एड्स, उपदंश और सुजाक ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक तो सुजाक देखिए सॉरी इसमें एक तो है उपदंश और यहाँ पर ये सुजाक है, उपदंश और सुजाक है, ये दोस्तों संक्रामक रोग है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 2 और 3 है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुट भाषा के अंदर अगर मैं देखूं तो दोस्तों यहाँ पे 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है। देखिए मानव मस्तिष्क की विशेषता है, मानव मस्तिष्क की विशेषता है, तो मानव मस्तिष्क की विशेषता क्या है? तो वो है दोस्तों कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ये मतलब है जो ये कार्पस कैलोसम किसको कहते हैं? ये दोस्तों मानव शरीर के 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से तंतुओं का एक बैंड के द्वारा जुड़े रहते हैं और उसे कहते हैं दोस्तों कार्पस कैलोसम। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को कहते हैं, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं एलिल। क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर प्रश्न है, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या है? सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिंदु दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है, एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो दोस्तों ये अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रभाजी आसवन द्वारा। ये 5 प्रश्न तो दोस्तों मैंने आपको साइंस से संबंधित करवाए हैं। अब 5 प्रश्न है वो मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित करवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। देखिए ई बैंकिंग के संदर्भ में ओटीपी का तात्पर्य क्या है? ओटीपी किसको बोलते हैं दोस्तों? ये जो ओटीपी है ये बोलते हैं किसको? तो ये वन टाइम पासवर्ड को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड को। आगे देखिए, स्टोरेज में कम मेमोरी में बहुत सी फाइलों को सेव करने की प्रक्रिया कहलाती है। स्टोरेज में कम मेमोरी में बहुत सी फाइलों को सेव करने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, एक्सेल यानी कि पुराना वर्जन की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होते हैं 256। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 256, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये नहीं है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, वह व्यू जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को लघु रूप में दिखाता है कहलाता है। वह व्यू जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को लघु रूप में दिखाता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो स्लाइड शॉर्टर व्यू कहलाता है दोस्तों, स्लाइड शॉर्टर व्यू। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अपन यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। 7वां भाग है राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न है। उसके बाद में 8वां भाग आएगा जो ओनली फॉर करंट अफेयर्स होंगे, उसके अंदर भारत विश्व सब कुछ आ जाएगा उसमें, उसके भी 5 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए ये 7वां नंबर का भाग है अपना, और इसमें पहला प्रश्न देखिए 61 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, एक मुश्त समझौता योजना ओटीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक मुश्त समझौता योजना ओटीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना। किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना, ये ओटीएस का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? कितने गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 5000। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5000। नेक्स्ट आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से राजस्थान के किस संगठन को सम्मानित किया गया? ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से राजस्थान के किस संगठन को सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम। तो यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है जियान झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को जियान यानी कि सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है जियान झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, इसको दोस्तों टाइगर झील के नाम से जाना जाता है, टाइगर झील। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टाइगर झील। 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए हाल ही में किस देश का प्रतिनिधि मंडल आया था? राजस्थान में सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए हाल ही में किस देश का प्रतिनिधि मंडल आया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए,
तो ये आया था, किस देश का प्रतिनिधिमंडल आया था दोस्तों? जाम्बिया का। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन है वो करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है वो और पढ़ेंगे, ठीक है। 66 नंबर का प्रश्न देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, विजय वीर सिंह सिद्धू ने ISSF विश्व कप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? बताइए, विजयवीर सिंह सिद्धू ने ISSF विश्व कप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अर्जेंटीना में जीता है दोस्तों ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में खोजी गई नई भूमि घोंगा प्रजाति का नाम क्या है? बताइए, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में खोजी गई नई भूमि घोंगा प्रजाति का नाम क्या है? तो दोस्तों उस घोंगा प्रजाति का नाम है दोस्तों थियोबोल्डियस कोंकणेसिस। थियोबोल्डियस कोंकणेसिस। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय सेना ने सर्वशक्ति अभ्यास के दौरान किस क्षमता का सफल प्रदर्शन किया? भारतीय सेना ने सर्वशक्ति अभ्यास के दौरान किस क्षमता का सफल प्रदर्शन किया? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है मानव रहित यानी कि मानव रहित टीमिंग। तो यहाँ पर इसमें MUMT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, जस्टिस संजीव कुमार किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? हाल ही में दोस्तों संजीव कुमार जस्टिस है और किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय क्षेत्र के ये मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों अपन यहाँ पे हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न पढ़ेंगे, भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों देखिए यहाँ पे, घर का बेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घर का बेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ सभी को पता होगा दोस्तों, वो है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ये कहावत इसलिए बनाई गई है क्योंकि दोस्तों लंकापति रावण को हराने का कारण क्या था? विभीषण। तो यहाँ पर अपना घर का बेदी लंका ढाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसी फूट से सर्वनाश होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता था, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता था, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों कौन से प्रकार की अशुद्धि है? तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। आगे देखिए यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? बताइए, किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। यहाँ पर A नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। तो दोस्तों गिरफ्तारी यहाँ पर दे रखा है लेकिन शुद्ध रूप होगा इसका गिरफ्तारियां हुई, ठीक है। A नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अशुद्धि बताना था, A नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो इसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? तो दोस्तों इसमें संभाव्य भविष्यत काल की प्रयुक्ति हुई है दोस्तों। यहाँ पर D नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि क्रिया का जिस रूप का भविष्य काल में कार्य होने की संभावना होनी पाई जाए, ठीक है, तो वो संभाव्य भविष्यत काल होता है। तो यहाँ पर D नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से संज्ञा शब्द है, बताइए संज्ञा शब्द कौन सा है? यहाँ पर संज्ञा शब्द है दोस्तों सभा। सभा है, ये क्या है? तो ये समूहवाचक संज्ञा है।
यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दुर्लभ का विलोम है। दुर्लभ का विलोम क्या हो जाएगा? तो दुर्लभ का विलोम हो जाएगा सुलभ। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुलभ। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित शब्दों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें संवारना, श्रीमती, स्थायित्व, उल्लंघन। तो अपने को बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। कूट भाषा में उत्तर देना है दोस्तों। क्या करना है? कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए ये जो उल्लंघन दे रखा है, ठीक है, उल्लंघन, इसका जो शुद्ध रूप है वो दे रखा है दोस्तों। अशुद्ध रूप है तो इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो सही दे रखा उल्लंघन। तो स्थायित्व, ठीक है, और स्थायित्व, श्रीमती और संवारना। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा? बताइए। संवारना, श्रीमती। श्रीमती दोस्तों यहाँ पर सही दे रखा है। और स्थायित्व, स्थायित्व भी दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है? सही दे रखा है। तो यहाँ पे उल्लंघन देखिए, उल्लंघन, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ की इसकी बात करूं तो ये तो संवारना, श्रीमती और स्थायित्व है। ये तो दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। और ये शुद्ध रूप बताना था तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इसमें, ये भी सही दे रखा उल्लंघन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये चारों ही सही है, चारों ही सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध शब्द है त्योहार। ठीक है। त्योहार के अंदर आपको दो मात्रा दिखाई दे रही है, दो मात्रा नहीं आएगी, सिंगल मात्रा आएगी उसमें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 79 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सही विलोम युग्म है तो वो किस में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राग द्वेष, राग द्वेष है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कटु तिक्त, दोस्तों कटु का मधु हो जाएगा, विज्ञ का अज्ञा हो जाएगा, उग्र का शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, राग द्वेष। नेक्स्ट है, कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? कौन सा संधि विच्छेद है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए बाहें यानी कि बाँछे खिलना से आशय क्या है? बताइए। बाहें खिलना सीधा सा है, बाँछे खिलना या बाहें खिलना। तो दोस्तों अत्यंत प्रश्न होना, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन है वो कहाँ पर होता है? तो ये राजपत्र यानी कि गजट से होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजपत्र। 83 नंबर प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन, दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन, दोपहर के बाद का समय दोस्तों पूर्वाहन नहीं होता, वो होता है अपराह। क्या होता है? अपराह होता है दोपहर के बाद का समय। यहाँ पे पूर्वाहन गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रागैतिहासिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जो प्रागैतिहासिक शब्द है इसका प्रयोग दोस्तों वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि दोस्तों ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 85 नंबर प्रश्न है, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अनल, अनल है ये दोस्तों पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अनल है ये आग का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आगे देखिए किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बताइए किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए
राधा कमला हरिप्रिया, राधा कमला हरिप्रिया। ये दोस्तों ये परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। आगे देखिए यहाँ पे किसी वस्तु या वस्तु के निकट या दूर होने के संकेतवाचक सर्वनामों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है उसको? तो इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, निम्न में से तुर्की शब्द नहीं है, बताइए तुर्की शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों तुर्की शब्द ट्रोंड्रा नहीं है, ट्रोंड्रा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्रोंड्रा। ये रूसी शब्द है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निपट शब्द का समानार्थी नहीं है, निपट शब्द का समानार्थी नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें निपटना। क्या हो जाएगा? निपटना। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निपटना। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? देखिए चलन है, लेखक है, बिटिया है, लेकिन विवाद, विवाद है, ये दोस्तों प्रत्यय रहित शब्द है। ठीक है, तो इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है विवाद के अंदर, प्रत्यय नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न पढ़ेंगे, 15 प्रश्न, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि 91 से 105 तक, और फिर 106 से लेकर 120 तक अपन मैथ से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 10। देखिए दोस्तों इसमें they got married which is true about the above mentioned sentence, बताइए they got married। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका दोस्तों करेक्ट है वो पेसिव नहीं बन सकता, क्योंकि गोट यहाँ लिंक वर्ब है और पेसिव वॉइस केवल ट्रांसिटिव वर्ब वाले वाक्यों का बनता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द सेंटेंस कैन नॉट बी पैसिविज्ड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ द टेक्निकल टर्म फ्रॉम गिवन ऑप्शन। इसमें देखिए द मैन्युफैक्चरर हैज आस्क्ड फॉर एन फॉर इट्स न्यू प्रोडक्ट, द मैन्युफैक्चरर हैज आस्क्ड फॉर एन फॉर इट्स न्यू प्रोडक्ट। खालिस्तान में क्या आएगा? निर्माता ने अपने नए उत्पाद के लिए क्या मांगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है एबनॉर्मल प्राइस, यानी कि असामान्य मूल्य। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर देखिए इफ द हेडमास्टर अपीयर, अपीयर वर्ब दे रखी है दोस्तों, ठीक है, इफ द हेडमास्टर अपीयर देयर ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी साइलेंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए इसमें अपीयर्ड का प्रयोग होगा, अपीयर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए व्हाट इज कॉलिंग इन इंग्लिश। दोस्तों एक वर्ड है, ठीक है, आवरण पत्र, मैं आपको बता देता हूं, आवरण पत्र, ये सही से टाइप नहीं हुआ था, ठीक है, आवरण पत्र। ये आवरण पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं कॉन्वरिंग लेटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्वरिंग लेटर बोलते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, इसका इंग्लिश वर्ड क्या बनेगा दोस्तों? इसका इंग्लिश वर्ड बनेगा वो है इसमें इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए हिंदी ट्रांसलेट करना है। हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, बताइए दोस्तों, यानी कि उसकी चुप्पी उसके अपराध को साबित करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसकी चुप्पी उसके अपराध को साबित करती है। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इन विच सेंटेंस द पंक्चुएशन
मार्क इज करेक्टली यूज, यानी कि कौन सा मतलब कौन सा ऑप्शन है वो सही तरीके से लिखा गया है जिसमें कोमा वोमा सब कुछ लगे हुए हो। ठीक है, इसमें देखिए सी इज ब्यूटीफुल स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पे देखिए किसी में ब्यूटीफुल के आगे कोमा लगा हुआ है तो किसी के आगे एंड के आगे। ठीक है, तो ब्यूटीफुल के आगे तो सही है लेकिन एंड के आगे गलत दे रखा है, इसमें ब्यूटीफुल के आगे नहीं लगा हुआ दूसरे में। ठीक है, चौथे के अंदर स्मार्ट और ब्यूटीफुल दोनों के आगे लगा हुआ है तो यहाँ पर एंड नहीं लिखा हुआ उसमें। तो सी इज ब्यूटीफुल स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, तो ये इसमें सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। वार्निंग, नो अनऑथोराइज्ड पर्सनल दिस पॉइंट। वार्निंग है, नो अनऑथोराइज्ड पर्सनल हिज पॉइंट दिस पॉइंट है, तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों देखिए इसमें बियॉन्ड का प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें देखिए ओनली ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए फ्यू ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ड बिलो टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। दोस्तों यहाँ पे इन फ्रंट दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या बताना है, परक्सर प्रत्यय बताना है। ठीक है, यानी कि कौन सा प्रत्यय लगेगा इसमें। ठीक है, प्रत्यय कौन सा लगेगा वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पे इन्फेंट दे रखा है, इन्फेंट, तो क्या हो जाएगा, इन्फेंट्री हो जाएगा। तो टी आर वाई है वो इसमें क्या लगेगा दोस्तों, प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट देखिए इन्फेंट, ये तो आई डू ऑन। ठीक है, ये दोस्तों नीचे वाले में देखते हैं क्या है, इसमें देखिए इन्फेंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ टी आर वाई, हाँ इसमें आर वाई। ठीक है, मैं सही से देख नहीं रहा था, टी आर वाई लास्ट में आ रहा है ना इन्फेंट्री, तो ये अपना इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे विच सेंटेंस कंटेंट्स एन इनडायरेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन कनेक्टिव, बताइए। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आई शैल नॉट गो विथआउट यू डू, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस। इसमें देखिए इट डज नॉट मैटर मच थॉट वी हैपन टू बी लेट, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है व्हाट थॉट वी हैपन टू बी लेट, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए वी विश वी डिडंट हैव टू टेक एग्जाम्स सेड द चिल्ड्रन, वी विश वी डिडंट हैव टू टेक एग्जाम्स सेड द चिल्ड्रन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है द चिल्ड्रन सेड दैट दे विश्ड दे डिडंट हैव टू टेक एग्जाम्स, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आई फॉरगेट हिम हिज फॉल्ट, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 4 चॉइसेस गिवन। इसमें देखिए खालिस्तान भरना है, सो लॉन्ग एज द रेन आई स्टेड एट होम, कंटिन्यू दे रखा है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कंटिन्यूड, यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अब अपन है
वो गणित से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, 15 प्रश्न, 15 प्रश्न अपन ने दोस्तों इंग्लिश से संबंधित पढ़ लिए। अब अपन 15 प्रश्न है वो गणित से संबंधित, भाग 11 गणित से संबंधित 15 प्रश्न है। देखिए हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आपको मेरे साथ में चलना है रोजाना। और पिछले मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट अवश्य देना है मेरे साथ में। देखिए 11 नंबर का प्रश्न, सॉरी 106 नंबर का प्रश्न है, कितने वर्षों में 15,625 का 4% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन 17,576 हो जाएगा? कितने वर्षों में 15,625 का 4% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन 17,576 हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सा सबसे पहले मैं आपको बोलूं इसके अंदर क्या करोगे आप, इन दोनों में दोस्तों अंतर कितने का आ रहा है, या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर दोस्तों इसको देखिए, मूलधन अपने दे ही रखा है 15,625 और मिश्रधन अपने पास में दे रखा है 17,576। ठीक है, दर 4% दे रखी है। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय, बस ये सूत्र लगाना है यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं मिश्रधन कितना है 17,576, तो 17,576 बराबर 15,625 इंटू 1 प्लस दर बटे 100। तो दर कितनी है दोस्तों 4%, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे 104 है, 1 प्लस दर बटे 100, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 104 बटे 100 इंटू समय, समय कितना है, समय दोस्तों कितने का है, समय दोस्तों 1 वर्ष निकालना है। ठीक है, 1 वर्ष का, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो कैसे लिखोगे, ये 17,576 बटे 15,625 बटे, इसको काटोगे तो दोस्तों ये 26 से कट गया और ये 25 से। ठीक है, तो यहाँ पे 26 बटे 25, तो यहाँ पर इसको ये देखिए ये 17,576 है, ये भी किसका स्क्वायर है, 26 का क्यूब है, और ये भी 25 का क्यूब है, 15,625। तो यहाँ पे समय 3 वर्ष आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5600 पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों साधारण ब्याज है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए 4 अप्रैल से 16 जून तक, ठीक है, तो अप्रैल के कितने दिन हो गए 27, मई के 31, जून के 15, टोटल दिन कितने हो गए 73। ठीक है, अब दोस्तों यानी कि 73 बटे 365 अपने को करना है, तो निकालोगे तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/5 वर्ष, कितना आएगा 1/5 वर्ष आ जाएगा। अब अपने को 1/5 वर्ष का क्या निकालना है दोस्तों, ब्याज निकालना है। ठीक है, 1/5 वर्ष का। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए वही ब्याज का सूत्र लगेगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों 5600, ठीक है, इंटू समय कितना दे रखा है 1/5 इंटू सॉरी हाँ, और दर है 5 बटे 100। ठीक है, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों आपके पास में आंसर निकल कर आ जाएगा 56। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज दर 13% वार्षिक में 0.5% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आमदनी में 104 की कमी हो जाती है। उसको उधार दी गई पूंजी है, उसको उधार दी गई पूंजी कितनी है, देखिए यहाँ पे दरों का अंतर है वो 0.5% है, ब्याज का अंतर है वो दोस्तों 104 है, और मूलधन है वो दोस्तों 100 इंटू ब्याज का अंतर बटे दरों का अंतर, 100 इंटू ब्याज का अंतर बटे दरों का अंतर। तो यहाँ पर ब्याज का अंतर कितना हो गया दोस्तों 104 की कमी हो जाती है, तो 104 बटे दरों का अंतर कितना हो गया
दोस्तों 0.5 की गिरावट हुई है, तो यहाँ पर 0.5, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों। भाई सीधा सा है, 0.5 से 100 को काटोगे तो कितनी बार गया, 200 बार भाग गया, ठीक है। तो 200 इंटू 104 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,800, ठीक है। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सीता की आय रहीम की आय से 15% अधिक है। रहीम आय सीता की आय से कितने प्रतिशत रहीम की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों जैसे कि सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। रहीम की आय से, जैसे ये रहीम है, ठीक है, और ये क्या है, सीता। तो रहीम की आय से 25% अधिक है, यानी कि अगर इसकी 80 है रहीम की, तो इसकी 100 रुपए, ठीक है। समझ में आ गया, 25% अधिक है रहीम से सीता की। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, रहीम की आय सीता से कितने सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों कितने प्रतिशत कम है, तो सीधा सा है, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं है भाई। यहाँ पे 20 बटे 100 इंटू 100, बस 20/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 20%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। इन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। मान लीजिए कि अपन ने यहाँ पे ए और बी लिख लिया। दो संख्याएं, एक है तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 80% अधिक है, यानी कि सी है वो कितने नंबर पे, सी के पास 100 रुपए है मान लीजिए, ठीक है। तो बी के पास कितने हुए, 180 हुए, ठीक है, 80% अधिक है। और एक के पास हुए दोस्तों 130। इनका अनुपात निकालना है, ठीक है। अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकालोगे तो दोस्तों जीरो से ये जीरो कट गया, इसे जीरो कट गया। यहाँ पे 13, 18 और 10 का अनुपात आ गया। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात बताना था, 13:18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपए खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है। तो 15% की बचत करता है 5100 रुपए खर्च करने के बाद में। तो अतुल की मासिक आय कितनी है। दोस्तों मासिक आय निकालनी है अपने को। तो मासिक आय इंटू 85/100 बराबर 5100, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब 5100 इंटू 100/85 कर लीजिए, 6000 रुपए इसकी मासिक आय आ जाएगी दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा। यानी कि कोई स्कूटर है, उसको 20% की हानि पर अंकुर को बेच दिया। अंकुर ने उसे 20% लाभ लेकर अनिल को बेचा। यदि अनिल उस स्कूटर के 4800 रुपए देता है, तो सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य है वो क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सचिन ने अपना स्कूटर किसको, अंकुर को बेचा 20% हानि पर, ठीक है। उसके बाद में अंकुर ने 20% लाभ देकर अनिल को बेचा, ठीक है। 20% लाभ देकर, यानी कि 4000 रुपए का वो स्कूटर है साहब, मेरे को पता चल गया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए, 4000 रुपए में किसने, अनिल को बेचा है, किसने, अंकुर ने बेचा है दोस्तों, ठीक है। अंकुर ने बेचा है ये स्कूटर अनिल को, ठीक है, 4000 रुपए में। 20% लाभ कमाया, यानी कि 4800 रुपए में बेच दिया, ठीक है। और इसी अंकुर को दोस्तों 20% हानि पर सचिन ने स्कूटर बेचा है, तो स्कूटर हो गया अपना 5000 का। आप ऑप्शन उठा लीजिए, सीधा का सीधा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ऑप्शन उठा लीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य क्या है, 5000 रुपए उठा लीजिए। ऑप्शन में दोस्तों 5000 की कमी कर दीजिए, कितना हो गया, 4000, ठीक है। हानि पर बेच दिया, अंकुर ने उसे 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 4000 का 20% कितना हो गया दोस्तों, 800 रुपए और जोड़ दीजिए, यानी कि 4800 यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किग्रा यानी कि 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम का ही बाट प्रयोग कर में लेता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों सीधा सा है, लाभ का प्रतिशत 40/960 इंटू 100 कर लीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 40/960 इंटू 100 करोगे तो दोस्तों 4 सही 1/6% है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें लाभ प्रतिशत निकल कर आ जाएगा ये। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 12 सदस्यों के समूह का माध्य स्कोर 10 था, जबकि n सदस्यों वाले दूसरे समूह का औसत 12। यदि दोनों का संयुक्त औसत 11.2 है तो n का मूल्य क्या था? दोस्तों एक में थे, देखिए 12 सदस्यों वाले समूह का माध्य स्कोर 10, तो 12 इंटू 10 कर लीजिए सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, जबकि n सदस्यों वाले दूसरे समूह का औसत स्कोर कितना था 12, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 12n हो जाएगा। यदि दोनों का संयुक्त औसत 11.2 है, ठीक है 11.2 है, तो n का मूल्य क्या होगा दोस्तों? आप यहाँ पे n है, n का मूल्य भी ऑप्शन उठा के रख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे 18 रख लीजिए n का मूल्य, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 115 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, संख्या कितनी है? 3 और 3 6, 38 इंटू 3 कर लीजिए दोस्तों, 38 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 38 इंटू 6 करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा दोस्तों 228, 228 है। अब इनको टोटल कर लीजिए दोस्तों, 35, 39, 41, 46, 27, इनको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 188, और 188 में से दोस्तों ये 228 घटा दिए तो कितने बचे दोस्तों? 40 बचे, और ये 40 है वो x का मान आया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना मित्रों। आगे देखिए, यहाँ पे 116 नंबर प्रश्न है, 30, 42, 96 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? दोस्तों महत्तम समापवर्तक कितना होगा मैसअप है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसका होगा 6, इन 6 का भाग जा रहा है सभी के अंदर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है? तो दोस्तों इसका 10, 8 और 12 का लसाअ निकाल लीजिए, लसाअ निकलेगा दोस्तों इसमें कितना 120, ठीक है, और 999 में 120 का भाग दे लीजिए, 39 शेषफल बचता है, तो यहाँ पे 999 में से 39 घटा दोगे तो दोस्तों 960 आएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, नीचे एक तालिका दी गई है, उसका अध्ययन करना है। ठीक है, उसमें 6 अलग अलग शहरों में कोविड-19 से पीड़ित जनसंख्या के प्रतिशत और पुरुष पीड़ितों और महिलाओं के अनुपात को दर्शाया गया है। यदि हरिपुरा में कोविड-19 के पुरुष रोगियों की संख्या 8,436 थी, सीतापुर में कोविड-19 के महिलाओं के रोगियों की संख्या हरिपुर में कोविड-19 के महिला रोगियों की संख्या से 30% कम थी, तो सीतापुर में कोविड-19 के रोगियों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों डायग्राम आपके पास में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, देखिए जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, देखिए हरिपुरियरा और दुर्गापुरियरा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए हरिपुर में कोविड-19 रोगियों की कुल संख्या है वो कितनी दे रखी है? 8,436। ठीक है, अब दोस्तों 8,436 है तो इसमें 6 का भाग दे लीजिए, देखिए 6 शहर है, 6 का भाग दे लीजिए। ठीक है, और दोस्तों प्लस में यहाँ पे दोस्तों 4 वो भी दे रखी है इसमें श्रेणियां। ठीक है, जिसमें दोस्तों पुरुष रोगियों, महिला रोगियों, ठीक है, ये दुर्गापुर में है दोस्तों कितनी 60 और 5 और 7। ठीक है, हरिपुर में है 5 और 6, सॉरी 6:5। देखिए 6:5 दे रखा है तो इसको भी प्लस करना है, तो यहाँ पे 8,436 इंटू 11, इनको 6 और 5 को जोड़ के
बटे 6 कर लीजिए, ठीक है। ये तो आ जाएगा हरिपुर में कोविड-19 रोगियों की कुल संख्या का। अब हरिपुर में पीड़ित महिलाओं की संख्या निकालनी है, तो दोस्तों 15,466 में से ये 8436 घटा दीजिए, ठीक है, तो 7,030 आ जाएगी, महिलाओं की संख्या आ जाएगी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर 14,763 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीतापुर में कुल रोगियों की संख्या के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न भी दोस्तों यही है, ऐसा ही प्रश्न है। उन लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका जीवन काल 600 घंटे से अधिक है लेकिन 900 घंटे से कम है। दोस्तों बताइए, 600 घंटे से तो अधिक है और 900 घंटे से कम है, तो ये 900 घंटे से कम है। यहाँ पर देखिए 75, 90, 80, ठीक है। 75, 90 और 80 को जोड़ लीजिए, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा 245। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वही पाई चार्ट दे रखा है, टीम द्वारा क्रमिक रूप से 8 वर्षों में खेले गए मैचों की संख्या केंद्रीय कोण डिग्री के अंशों के रूप में निरूपित किया गया है। यहाँ पर देखिए वर्ष Y2 और Y8 को मिलाकर टीम द्वारा खेले गए सभी मैचों की संख्या, सभी 8 वर्षों में टीमों द्वारा खेले गए सभी मैचों की संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए Y2 और Y8 में दोस्तों 36 है और Y8 में दोस्तों 12 है, तो यहाँ पे 36 है और 12 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा अपने को क्या करना है, 48 बटे 360 है, ये वही पूरा गोला 360 डिग्री का हिट होता है, 360 इंटू 100 कर लीजिए, 0 से ये 0 कट गया, ये 6 चंगा 36 और 6 इंटू 48, 8 इंटू 10 कितने हो गए 80, 80 में 6 का भाग दे लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा 13.33%। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। तो इसी के साथ मैंने आपको ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर जो 5 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।